जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा है अपवर्तनांक का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे अपवर्तन का किस रंग का अपवर्तन सबसे पहले कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, और दूसरा हम देखेंगे पूर्णांतिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या होता है। तो चलते हैं एक एक चीज़ों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। जो फार्मूला हमारा होता है परावर्तन का होता है, उस परावर्तन के फार्मूले से आप सारी चीज़ों को निकालेंगे। किस रंग का अपवर्तनांक कम, किसका ज़्यादा, किसका मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले इसका उत्तर हम देखते हैं। आपका एक चैप्टर पढ़ा जाएगा जिसमें बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म पे जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो डालने पे क्या होता है, जैसे ही क्या दूसरी तरफ निकलती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। या हम बोल सकते हैं जो श्वेत किरणें हमने डाला था, श्वेत किरणें जो सूर्य से निकल रही किरणें, जो श्वेत किरणें हमने डाला, श्वेत किरणें जैसे ही प्रिज्म पर डाला, प्रिज्म का काम होता है श्वेत किरणों को 7 रंगों में तोड़ देना। अब 7 रंगों में तोड़ देगा तो नीचे जो हमारा होता है वो वैगनी आता है, जिसको वायलेट बोलते हैं, ऊपर हमारा रेड आता है, बाकी किरणें इसके बीच में आता है। तो यहाँ से जैसे भी आपको कभी बोलेगा, जैसे अपवर्तनांक के लिए जो फार्मूला होता है n बराबर होता है C/V होता है, इस फार्मूले से भी उत्तर निकलता है, इससे भी निकलता है। तो सबसे पहले इससे देखते हैं, इसके बाद इस फार्मूले में। अब आपको पता होगा जो जैसे हमने श्वेत किरणें डाली, श्वेत किरणें डालने पर जैसे ही लाल किरणें निकली, वैगनी निकली, और इसमें सारी बाकी जो किरणें निकली जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, वो सारी किरणें निकल के क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ गई। अब जैसे जो किरणें बहुत तेज़ी से निकली होंगी वो तो बहुत कम मुड़ी होंगी। जैसे इसमें देख रहे हैं कि जब हमने श्वेत किरणों को डाला, एक पृष्ठ हमारा इस पे गिरा, ए बी वाले पे गिरा, और जैसे ही ए सी पे पहुंचा, रेड वाला बहुत तेज़ी से आगे की तरफ निकला, और जो हो गया रेड वाले के थोड़ा सा क्या हो गया और धीमा दौड़ पाया या धीमा चला तो उसका अपवर्तनांक बढ़ गया, और जो बहुत तेज़ी से चला उसका अपवर्तनांक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप 2 इंसान हैं, एक मोटा है एक पतला है, अगर भीड़ में बोलेंगे कि बहुत तेज़ी से चलना है तो सिंपल सी बात है, जो पतला वाला रहेगा वो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से निकल जाएगा। तो बस देखिए रेड वाला जो है ये पतले की तरह काम करता है या बहुत तेज़ी से निकलता है, या जो आधार की तरफ, इसको बोलते हैं आधार, जो आधार की तरफ कम झुका होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो n जो होता है कम होता है किसके लिए, लाल के लिए, लाल के लिए, लाल रंग के लिए होता है। n का मान क्या होता है, कम होता है लाल के लिए। n का मान ज़्यादा होता है तो ज़्यादा के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। ज़्यादा के लिए कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अब इसमें पूछ ले स्पीड किसका ज़्यादा होगा। स्पीड अगर देखेंगे तो लाल की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि अपवर्तनांक कम, तो स्पीड क्या होगी, या चाल क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। और जस्ट इसका उल्टा, अगर इसका n ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक ना। अब इस फार्मूले में कहते हैं अगर किसी रंग का स्पीड ज़्यादा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। v का मान ज़्यादा तो n का मान कम, और n का मान ज़्यादा तो v का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपवर्तनांक से किस रंग का, किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपवर्तनांक में एक चीज़ पूछेगा कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है। तो क्या नहीं बदलती है, तो याद रखेंगे हमेशा आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी एक चीज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप नोट कर लेंगे, आवृत्ति कभी नहीं बदलती, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। ठीक, तो आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। और किस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है बैगनी का। किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है, तो लाल का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। स्पीड उसका उल्टा होता है। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम चीज़ को लिख लेते हैं। n का मतलब हमारा अपवर्तनांक है, c का मतलब हमारा प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और v का मतलब होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। जैसे अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो क्वेश्चन जो लगेगा वो वाला हम फार्मूला बता देते हैं। जैसे बोल दिया कि कोई माध्यम दे दिया, जैसे मान लेते हैं वो बोल दिया कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.3 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.3 है माध्यम के लिए। जैसे हम मान लेते हैं जल, जल का अपवर्तनांक दे दिया 1.3 है, तो पूछ लेगा जल में प्रकाश की चाल क्या थी। तो प्रकाश की चाल यहीं से रखेंगे,
जल में क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, उसी को देखना है। तो हमारा इसे फार्मूला लिखेंगे, n बराबर हमारा लगा देंगे C/V। n का मान दिया हमारा 1.3 बराबर c का मान आपको पहले से ही पता है, यहाँ से देख लेंगे। 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ हो जाएगा बट्टे v हो जाएगा। v को इधर लेके आएंगे और हमारा v की जगह ये चला जाएगा। सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे, आपको उत्तर पता चल जाएगा कितना आएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला कभी मतलब यूज होता है आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए यूज होता है, और इसका बेसिक यूज होता है जब रंगों को हम बोलते हैं किसका अपवर्तनांक कम हो किसका ज़्यादा होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है। और पूर्णांतिक परावर्तन पे एक घटना घटती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे डॉक्टर के जाते होंगे तो आला किस तरह से काम करता है उसका भी यही सिद्धांत होता है, या जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। या ऑप्टिकल फाइबर का मतलब आप देखते होंगे वाईफाई चलाते होंगे तो हमारे पास नेट किस तरह से चलता रहता है, या दुनिया में इंटरनेट का किस तरह से जाल बिछा है, उन सारी चीज़ों को भी ऑप्टिकल फाइबर के ही द्वारा चलाया जाता है, उसको देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं पहले तो क्रांतिक कोण के लिए एक तो कंडीशन है, क्रांतिक कोण याद रखिएगा 2 कंडीशन इसमें रखा जाता है। कंडीशन नंबर 1 रखा जाता है कि पहला जो माध्यम रहेगा वो तो रहेगा हमारा सघन। पहला माध्यम कैसे रहेगा, सघन। अगर हमें क्रांतिक कोण निकालना है, किसी भी चीज का क्रांतिक कोण निकालना है, पहला माध्यम सघन, पहला माध्यम सघन होना चाहिए। अब पहला माध्यम सघन, उसके बाद क्रांतिक कोण से जैसे ही और ज्यादा जाएंगे हम तो उसके बाद हमारा हो जाता है पूर्णांतिक परावर्तन। तो पूर्णांतिक परावर्तन के लिए भी दूसरा पहला रूल को हम फॉलो करते हुए एक चित्र बनाते हैं, डायग्राम, उसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं कि इस तरह से मान लेते हैं हम क्या है, एक किरण आई, यहाँ पे सघन के लिए मान लेते हैं ऊपर जल है, आपका नीचे क्या है, वायु है। ऊपर जल है, नीचे वायु है। अब जैसे ही देखते हैं, थोड़ा सा आप नोट करेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए आपको जल क्या है, हमारा सघन है, और वायु क्या हमारा विरल है। जल हमारा सघन है, वायु क्या है, विरल है। अब जैसे देखेंगे, जैसे ही सघन से विरल में आएगा, आपको पता होगा जो प्रकाश की किरणें बहुत तेजी से, पहले तो बहुत तेजी से आ रही होंगी, पानी में जैसे कि थोड़ा धीमा होगा, और पानी से जैसे ही वायु में जाएंगी फिर बहुत तेजी से क्या होंगी, मुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगे। कहने का मतलब इसमें जो आई का मान होता है वो कम होता है और आर का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको इस तरह से दिखाते हैं, आर ग्रेटर देन आई। दिक्कत। अब जैसे जैसे क्या होते हैं, हम मान लेते हैं प्रकाश की किरणों को जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं, मान लेते हैं पहली कंडीशन यह रखते हैं, दूसरी कंडीशन जैसे आई के मान को थोड़ा सा झुकाते हैं, आर का मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, झुक जाता है ऐसे की तरफ। मतलब आर का मान थोड़ा और बढ़ जाता है, आई का मान थोड़ा और बढ़ा है, आर का मान थोड़ा और बढ़ गया। एक कंडीशन के बाद मान लेते हैं तीसरी कंडीशन में हमने जैसे ही यहाँ पे लाया, आर का मान आपकी इसी सतह पे जाने लगा, इसे तल पे ही जलने लगा। ठीक, तो जैसे हमने 3 कंडीशन लिखा कि नंबर 1, जब प्रकाश की किरणों को हमने डाला, आई पे डाला एंगल पे, तो आर एंगल पे निकल गया। और आपको पता हो जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं, तो इसमें आर का मान बड़ा हो गया, आई का मान छोटा हो गया। अब जैसे जैसे आई का मान हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, आर का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब तल से ही क्या हो जाता है, अपवर्तन होने लगता है। तो जब प्रकाश की किरणें आर का मान कितना हो जाए, 90 हो जाए, आर का मान कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण बोलते हैं। पहले कंडीशन क्रांतिक कोण के लिए। जब हम आई का मान धीरे 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 बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आता है जब आर का मान 90 हो जाता है, या हम बोले तल से गुजरने लगता है प्रकाश की किरणें, तो उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण बोलते हैं। समझ गए। अब इसके बीच रिलेशन निकलता है। अब जैसे जल के सापेक्ष वायु का, इसको मान लेते हैं पहला माध्यम, इसको मान लेते हैं दूसरा माध्यम। इसको लिखते हैं 2n1 बराबर हमारा होता है साइन आई बराबर साइन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जैसे जिस एंगल पे हम डाले थे, मान लेते हैं हमारा तीसरा एंगल, जैसे ही तीसरी पोजीशन पे जैसे ही आई का मान हमने बढ़ाया, तल पे जाने लगा, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं, इसको आई को हम दिखा देते हैं, आई की जगह लिख देते हैं हम आई सी लिखते हैं।
IC का बेसिक मतलब हम क्रांतिक कोण को दिखाते हैं। R का मान हमारा कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, तो R बराबर हम कितना रखेंगे, 90 रख लेते हैं। ठीक, अब जैसे इसको पुट करते हैं, अब आपको थोड़ा सा उत्क्रमणिता का नियम आप देखेंगे। अगर आपको उत्क्रमणिता का नियम देखना है या समझना है तो आप जाकर लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया गया है। हम क्या कर सकते हैं, 2n1 लिखा है, 2n1 को 1/1n2 भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब किस तरह से निकाले गए हैं वो जाके दूसरे लेक्चर में देखिएगा। तो इसकी जगह हम कितना लिख लेंगे, 1/1n2 लिख देंगे। अब हम साइन आई की जगह कितना लिख लेंगे, साइन आई सी लिख देंगे, और साइन आर की जगह कितना रख लेंगे, साइन 90 रख देंगे। अब थोड़ा सा इस वाले हम रूप को ऊपर लेके लिख देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के। जैसे इसको रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1n2 बराबर हमारा हो जाएगा साइन आई सी, साइन आई सी, और साइन 90 का मान होता है हमारा 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके नीचे 1 लिखें या ना लिखें, इतना हमारा हो जाता है। अब जैसे अब क्या हो जाएगा, अब इसी को हम क्या करते हैं, पश्चांतर करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो मेन जो हमारा फार्मूला बनता है हम यहाँ पे लिख देते हैं। मेन फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन आई सी बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/साइन आई सी। ये हमारा मेन फार्मूला होता है क्रांतिक कोण का, कि IC किसको डिनोट करता है, क्रांतिक कोण को, या क्रांतिक कोण को डिनोट करने का साइन क्या होता है, IC। कि जब हम प्रकाश के किरणों को धीरे धीरे I का मान बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आता है जब उसका अपवर्तन का मान या R का मान 90 हो जाता है या तल से गुजरने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का हमारा यहाँ डिसीजन आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देंगे, कभी कभी फार्मूले में आपको जब ऑप्शन में टिक करने के लिए आता है, तो ऑप्शन में टिक करने के लिए कभी कभी 1n2 बराबर हमारा हो जाता है कोशिक भी हो जाता है, कोशिक IC भी हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1/साइन बराबर कॉस के कोशिक के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। या थोड़ा सा देख लीजिए कि ये ऑप्शन में टिक करने के लिए आता है कि 1/1n2 बराबर पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखते हुए इसको लगाया जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे, अब चित्र नंबर फिर आएंगे, चित्र में देखते हैं। अब देखते हैं हमने क्या बोला था, क्रांतिक कोण के लिए पहला माध्यम कैसा होना चाहिए, सघन होना चाहिए। अब इसी का उत्तर यदि देखते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन को समझना है तो पहले थोड़ा ये समझ गए, इसको मिटाएं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं, अब आगे बताते हैं। पूर्णांतिक परावर्तन, जैसे हमने एक थोड़ा सा डायग्राम को एक बार रिपीट कर देते हैं, हम बना देते हैं थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं R बराबर 90 हमारा हुआ था, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन में। क्रांतिक कोण के लिए अभी नीचे लिखा गया था, पहला माध्यम क्या होना चाहिए, सघन होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं सघन के लिए यहाँ पे जल मान लेते हैं, ये वायु मान लेते हैं। याद रखेंगे पूर्णांतिक परावर्तन TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब पूर्णांतिक परावर्तन होता क्या, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि आपके डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, उसके बाद इसको समझते हैं कि पूर्णांतिक परावर्तन क्या है। पूर्णांतिक परावर्तन का मतलब ऐसा समझिए, प्रकाश की ऊर्जा को बिना हास्य किए, प्रकाश की ऊर्जा बिना खत्म किए हम क्या करते हैं, उसको बहुत दूर तक ले जा सकें, उसी को बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, या हमारा TIR का काम होता है। इसका पूरा नाम याद रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं सब जुड़ा होता है, क्योंकि ये तल से जब प्रकाश की किरणें मुड़ने लगती हैं दूसरे माध्यम में जाके पहले माध्यम, जैसे मान लेते हैं तीसरी कंडीशन के बाद चौथी कंडीशन हम जैसे ही लेते हैं तो प्रकाश की किरणें वायु में न रह के अब जल में ही मुड़ने लगी। वायु रहते हुए जब चौथी कंडीशन में किरणें डाली, अब जल में ही जाने लगी, इसको बोलते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। या पूर्णांतिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहला,
माध्यम सघन से विरल होना चाहिए। दूसरा, जो एंगल का मान होता है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से यदि बड़ा नहीं रहेगा तो पूर्णांतिक परावर्तन नहीं हो सकता। इसके ऊपर घटने वाली कुछ घटनाएं जैसे देखेंगे प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, या देखते होंगे दुनिया में जो समुद्रों के अंदर जो जाल बिछाया गया है ना तारों का, ये वाईफाई के लिए जो आप कनेक्शन लेते हैं या ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है। अगर ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाया जा सकता तो इंटरनेट की बात नहीं संभव हो सकती। तो समुद्रों के अंदर क्या हो जाते हैं, बिछाए जाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम, या समझते हैं कि जैसे हमें इन्फॉर्मेशन को भेजना है तो प्रकाश या लाइट की स्पीड से जाए, उसके लिए हमें क्या करते हैं, प्रकाशित तंतु। एक क्या होते हैं, देखते होंगे बहुत मोटा सा होता है लेकिन चलने के लिए बहुत पतली सी जगह होती है, एकदम समझिए बहुत बारीक सा। इसका डायग्राम बुक में कुछ इस तरह से बना है कि ऐसे होता है, इसको ऊपर लेयर किया जाता है, इसको सिक्योरिटी के लिए बहुत मोटा लेयर किया जाता है। तो ऊपर से देखने में बहुत मोटा लगेगा लेकिन अंदर समझिए एकदम कांच के लगभग बहुत महीन बारीक होता है। ठीक तो पूर्णांतिक परावर्तन के लिए पहली शर्त एंगल क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दूसरी शर्त, पहले माध्यम सघन और दूसरा माध्यम कैसा होना चाहिए, विरल होना चाहिए। बस आपके लिए इतना याद रखिए। तो आज हमने जो सीखा कि अपवर्तनांक पे किस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा किसका कम, चाहे प्रिज्म से याद रखिए चाहे फार्मूले से याद रखिए। क्रांतिक कोण कैसे होते हैं, क्रांतिक कोण का फार्मूला क्या होता है, उन सारी चीज़ों को देखा। और पूर्णांतिक परावर्तन को क्या होती हैं शर्तें, उन सारी शर्तों को देखा। अब आपका काम है कि वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो हमारा लेंस से रिलेटेड आएगा। लेंस में जो हम पढ़ाते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला, जब समतल तल पे था अपवर्तन। अब हमारा आएगा गोली दर्पण पर किस तरह से, गोली पर किस तरह से हमारा क्या होता है, अपवर्तन होता है। उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद।